रहीम हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है। न्यू चैप्टर हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स। अच्छा, सबसे पहले आ जाओ रिएक्शन काइनेटिक्स का जो ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं ना, ये हमारे पास बेसिकली इसमें हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। रिएक्शन काइनेटिक एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, इसमें हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ नहीं देखें। डेल्टा एच और डेल्टा इंथाल्पी और हीट का जो चेंज था वो हमारे पास एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर और थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये मैक्रोस्कोपिक है, और जबकि हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जिसमें हमने माइन्यूट से कैलकुलेशंस देखने। अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें तो बेसिकली इसमें हमने रिएक्शन का रेट देखना है कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है कितने टाइम में। मोल पर सेकंड में भी हो सकता है, या हमारे पास मिनट में भी, आवर में भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम लोग इसका रेट चेंज कर दें, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन की जगह उसका प्रेशर के यूनिट डाल दें, एटमॉस्फेयर और टोर के यूनिट्स भी हम लोग इसमें रेट में डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने बेसिकली ने इसमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं, बहुत फास्ट रेट हो सकता है जिसमें 10⁻⁻⁶ सेकंड, बहुत स्लो, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन। यानी कि ये मतलब है कि एक सेकंड के अगर हम लोग 6 हिस्से करें तो उतना बहुत स्मॉलेस्ट, माइन्यूट, ठीक है, इस तरह से। अब कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो हमारे पास बहुत जल्दी से हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। और इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शंस है। मॉडरेट रिएक्शंस अगर हम देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये हमारे पास बेसिकली मॉडरेट रिएक्शन है। स्लो रेट रिएक्शन हमारे पास है कर्डिंग ऑफ मिल्क, जैसे मिल्क का योगर्ट में कन्वर्ट होना, रस्टिंग ऑफ आयरन और फर्मेंटेशन, ये सारे हमारे पास स्लो रेट रिएक्शंस है। रेट जो है ना वो एक एवर चेंजिंग पैरामीटर है, कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है। रेट डिपेंड करता है, अगर हम लोग ग्राफ देखें, जितना ज़्यादा स्लोप ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेट ज़्यादा होगा किसी भी पॉइंट पे। इसी तरह रेट डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो रेट भी रिएक्शन का ज़्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट से बहुत कम है तो रिएक्शन का रेट भी बहुत ज़्यादा हमारे पास कम होगा। अब हमने यहाँ पे देखने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम लोग इसकी केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं तो हमने बेसिकली उसमें देखना है कि कौन कौन से उसका फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और उसका बेसिकली रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। केमिकल काइनेटिक्स जो है, रिएक्शन काइनेटिक्स, ये हमें ये बताती है कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इंडस्ट्रीज़ में कौन सा जो है ना प्रोसेस बेसिकली बेहतर है, और हम लोग सेफ्टी कंट्रोल के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता लगेगा कि वाटर किसके जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो कितना फास्ट बेसिकली रिएक्ट करती है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अब जो हमारे पास रिएक्शन का रेट है ना वो बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जो पूरा टाइम चेंज होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। अब ये हमने ग्राफ पिछले वाले डायग्राम्स में भी देखा था कि रिएक्टेंट्स जो हैं या रिएजेंट्स जो है वो वक्त के साथ साथ कम हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं एक रिएक्शन के अंदर। अगर तो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती है एस्टेब्लिश, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होता, बस पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, पूरे रिएक्शंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब दो तरह के रेट होते हैं। एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट होता है, एक एवरेज रेट होता है। इंस्टेंटेनियस रेट होता है कि वो हमने किसी भी इंस्टेंट पे लिया है, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखते हैं किसी भी गिवन टाइप पे, एवरेज, वो कोई ज़रूरी नहीं होता कि कौन सा फिक्स टाइम है। इसको हम लोग इस डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब होता है बहुत स्मॉल चेंज, और ये हमारे पास एवरेज जो है ना वो हम किसी भी दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान में देखते हैं कि अब एज अ होल एज अ एवरेज क्या रेट रहा था। इसको हम लोग कंसंट्रेशन ओवर टाइम लिखते हैं। अच्छा, लेटर स्टेजेस पे क्या होता है कि एवरेज रेट बढ़ जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, स्टार्ट में रिएक्शन के इंस्टेंटेनियस रेट जो है ना वो ज़्यादा होता है और एवरेज रेट कम होता है, लेकिन बाद में जब हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऐसा टाइम हो सकता है जिस पे दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग रेट को लिखें तो हम लोग ऊपर लिखेंगे किसकी, हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, नीचे हम लोग टाइम को लिखेंगे। अब ये हम लोगों ने नेगेटिव साइन लगाया है कि रिएक्टेंट्स जो है वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रहा है। पॉजिटिव साइन मैंने इसलिए लगाया, यहाँ मैंने प्रोडक्ट्स की हालत में इसको लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर हम लोग रेट एक्सप्रेशन को देखें तो हम लोग उसको कंसंट्रेशन ओवर टाइम और जो इसकी बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट है वो हम स्लोप और कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ से निकालते हैं। इनिशियल रेट जो है ना वो पहले क्या होता है, बिल्कुल स्टार्ट में बिल्कुल जब ज़ीरो होता है तो फिर हमारे पास
जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इनिशियल रेट होता है तब जब हमारे पास टाइम बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में अवेलेबल है। अगर इसका हम लोग यूनिट देखें तो इसका बेसिकली यूनिट हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और इस तरह से हम सेकेंड की जगह मिनट और आवर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अब रेट लॉ हम लोगों ने देखना है, ये बेसिकली हमारे पास रेट लॉ है जिसके अंदर के हमारा कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर। एम एन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये हमारे पास एम का मतलब है कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट ए, ठीक है, या फिर ए की वजह से, और बी का ये एन का मतलब है कि हमारा वो ऑर्डर जो हमारे पास इस बी की वजह से आया, ठीक है। तो एम किसकी वजह से आया है? ये ए की वजह से, और एन आया है बी की वजह से। ये हमने आगे चल के देखना है। अगर की टर्म्स इसकी देखें, रेट कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे स्पेसिफिक होगा और टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सारे एक्सपोनेंट्स का, रेट इक्वेशन में जितने भी एक्सपोनेंट्स आए उनको हम लोगों ने सम ले लेना। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि किसी एक स्टेप में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हमारे रिक्वायर्ड हो रहे हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल में देखो, अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, इसके 2 मोल्स है ना, तो इसका ऑर्डर बन रहा है 2 NO के मदद से। ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मोल है, और ये हमारे पास ओवरऑल अगर इसका ऑर्डर देखें तो हमने 2 + 1 करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या हैं जो रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना रेट को ना हमारे पास जो चीज़ इफेक्ट करती है वो ये है कि हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स कितनी हो रही है। इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगी तो रेट ज़्यादा होगी, इफेक्टिव कोलिजन्स कम तो रेट कम। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्शन तेज़ होगा, टेम्परेचर हाई है रिएक्शन तेज़ होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है रिएक्शन फास्ट होगा, कैटलिस्ट अच्छा है रिएक्शन स्पीड अप होगा, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जल्दी से काम हो जाएगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो रिएक्शन बहुत तेज़ होगा, कोवलेंट कंपाउंड्स थोड़े के स्लो होता है और रिएक्शन स्लो होगा। अच्छा, अब यहाँ पे और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक रिएक्शन, ये जो रिएक्टेंट है ये नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसका नेचर किस तरह का है। इसके अलावा उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास और वो रिएक्टिविटी और उसका सब्सटेंस का स्ट्रक्चर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा, वो उसका दिमाग खराब है, वो रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल होएगा। अगर वो अनस्टेबल है तो फिर वो क्या करेगा, तो हाँ फिर वो ज़रूर रिएक्शन शो कराएगा। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हमें बताती है कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है या नहीं। अगर एक मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में अच्छे से बताऊंगी और डिटेल। जो हमारे पास ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, अच्छे रिएक्टिव होते हैं और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना जानते होते हैं। अब जो 2 वाले हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो उनकी NS2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है और ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है ग्रुप 1 वालों से। अच्छा, रेट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा, रेट ज़्यादा, ठीक है। और अगर हम लोग क्वांटिटेटिवली देखें तो वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, यानी कि रिएक्शन का नेचर क्या हो रहा है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास अगर तो कार्बन है और उसकी कंडीशन हमने ये दी कि उसमें 21% एयर है, तो फिर हमारे पास रेट जो है वो थोड़ा स्लो होगा। लेकिन अगर कार्बन को मैं पूरे 100% ऑक्सीजन में बर्न करी हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा रेट जो है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अगर मैंने एक लंप दे दी किसी चीज़ का तो वो उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करने का। अगर मैं स्मॉल पीसेस में दिया, हाँ फिर थोड़ा बहुत अच्छा सा रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर मैंने फाइनली ग्राउंडेड पाउडर फॉर्म में रिएक्शन दे दिया तो फिर वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इफेक्टिव कोलिजन्स बहुत तेज़ी से होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसके अंदर अगर हम लोग इस पूरे रिएक्शन के अंदर एल्यूमिनियम को फॉइल की फॉर्म में देंगे, रिएक्शन स्लो होगा। अगर पाउडर फॉर्म में उसको कचरा कचरा करके डाल देंगे, रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। इसी तरह जो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं वो तब फास्ट होंगे अगर लाइट दी जाएगी, अगर लाइट नहीं दी जाएगी वो रिएक्शन स्लो हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। अगर हमारे पास ना अब PTB में हमारे पास लिखा है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट 2 टाइम्स बढ़ता है। फेडरल टेक्स्ट बुक में हमारे पास लिखा है कि 3% बनता है। अब बाकी जो सारे प्रोविंसेस हैं वो 3 को टिक कर रहे हैं और जो पंजाब वाले बच्चे हैं वो PTB के अकॉर्डिंग इस 2 वाले को टिक कर रहे हैं अपने एग्जाम में।
ठीक है। लेकिन अगर नेशनल एमडीकैट होता है तो सभी 3 को करवाना। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम के की वैल्यू देखें, अब ये हमारी वैल्यू आई है आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू। अब ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो के कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज़्यादा, और ये टेम्परेचर भी कोई आम टेम्परेचर सेल्सियस वाला टेम्परेचर नहीं है, ये हम लोग बेसिकली कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हम लोग इसको केल्विन टेम्परेचर के अंदर लें, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आप इसको केल्विन टेम्परेचर में भी ले रहे हो ना, या फिर सेल्सियस में भी ले रहे हो, सेल्सियस में भी आंसर सेम ही आना है, चेंज जो है ना वो सेम ही आना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेंगे टेम्परेचर का, तो बेसिकली चेंज आपका सेम ही आ रहा है। तो बेसिकली अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो भी ठीक है, और अगर केल्विन के अंदर दिया हुआ है तो भी ठीक है। आप लोगों ने बेसिकली डिफरेंस फाइंड करना है, चेंज फाइंड करना है। अगर हम लोगों ने फाइंड करना है, देखो टेम्परेचर से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो कोलिजन्स जो है, इफेक्टिव कोलिजन्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर हमने देखा कि हमने 10 डिग्री टेम्परेचर था, उसको हम 60 डिग्री पे ले गए, तो हमने कहना रिएक्शन का रेट कितनी बार बढ़ा, तो हमने इसको 2⁵ कर देना, या 2⁵ हम फाइंड करते हैं। तो हमने जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से हमने ये छोटी वैल्यू को माइनस कर देना। 60 माइनस 10 करोगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। 50 को हम लोगों ने 10 से क्या कर देना, डिवाइड, तो 5 आ जाएगा। और फिर हमने इसको 2 की पावर में लिख देना, और फिर 2 को हमने 2 से इतने 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इस सेक्शन को सॉल्व कर लेना। इस तरह के केमिकल जो हमारे पास आएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, कोई एक फैक्टर नहीं होता, काफ़ी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। कंसनट्रेशन जो है ना वो बेसिकली, अगर फर्स्ट करो हमारे पास पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो हमारे पास कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगी, रेट बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मोर एनर्जेटिक कोलिजन्स होंगी, हमारे पास रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी, रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। कैटलिस्ट अच्छा है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, कोलिजन्स अच्छी होंगी। बेसिकली हमारा मकसद है कोलिजन्स करवाना। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हो तो आयनिक रिएक्टर जो है वो फास्ट होते हैं, आयनिक बॉन्ड जो है वो जल्दी टूट जाते हैं और तेज़ रिएक्शन होता है। प्रेशर की अगर हम लोग गैसेस में बात करें, गैसेस का प्रेशर बढ़ाओगे वो ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करेंगे और अच्छे से वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर हमारे पास HCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर देंगे तो वो तेज़ी से मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरह हम लोग हाई टेम्परेचर पे खाना रखते हैं फ्रिज से बाहर तो वो ख़राब हो जाता है। अगर हम लोग पाउडर CaCO3 यूज़ करेंगे HCl के साथ तो फिर वो ज़्यादा बेहतर रिएक्ट करेगा। मार्बल चिप्स जो है वो सॉलिड लम्प फॉर्म में वो अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगी। इसी तरह हमारे पास बाकी एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देखो MnO2 को हम अगर वाटर H2O2 के साथ इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि ये बेसिकली कैटलिस्ट के तौर पे रिएक्ट करता है। इसी तरह सोडियम है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ आयरन के बजाय। ये उनके नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि सोडियम जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, 1A से बिलोंग करता है, ठीक है। इस तरह हैबर प्रोसेस में हम लोगों ने प्रेशर वाला सारा देख चुके, हम लोग ये ऑलरेडी चीज़ को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, बाकी मज़ीद कुछ और चीज़ें हैं जिनका इफ़ेक्ट होता है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें। पहले जो हमने पढ़ी है ना वो हमारे पास कुछ केमिकल चीज़ें थी, लेकिन अब हम लोगों ने प्रैक्टिकल या फिर हम लोग कहना मैकेनिकल चीज़ें पढ़े। कैटलिस्ट जो है ना वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि वो एक हमें नया पाथ प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। लाइट या फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो रेट को बढ़ा देते हैं और बॉन्ड्स को तोड़ने में लाइट मदद देती है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की वही बात हो गई, कोलिजन्स की बात हो गई, ठीक है। प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या करता है, कोलिजन्स को बढ़ा देता है। अगर हम रिएक्शन को घुमा रहे हैं मुसलसल, उससे अच्छे से मिक्स होगा, कोलिजन्स ज़्यादा होंगी। प्योरिटी है तो फिर उससे क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल्स नहीं आएगा, कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, जल्दी से रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमने इनहिबिटर डाल दिया तो उससे जो इफेक्टिव कोलिजन्स है वो कम हो जाएंगे और हमारा जो सारा का सारा लाइक कह लो कि इनहिबिटर की वजह से हमारा जो कोलिजन्स नहीं होंगे और हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अच्छा, ये वाली सारी एग्जांपल्स आप लोगों को याद करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट्स जो है ना वो देखो, बेसिकली दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट आता है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो कोलिजन दो तरह की हो सकती है, इनइफेक्टिव हो सकती है अगर हमारे पास कोई प्रॉपर कोई प्रोडक्ट ना बने और सारा कुछ दोबारा से अपनी जगह पे चला जाए। इफेक्टिव कोलिजन वो होती है जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कितनी कोलिजन इफेक्टिव हो रही है। दो चीज़ों पे, एक हमारा जो नेसेसरी कंडीशंस है रिएक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए दो है, एक तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन हो, इसके अलावा ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, जब कोलिजन हो रही है तो सही वे में हो।
अच्छा, हमारे पास एक रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, जब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो लाइक कह लो कि लोअर होती है, एंजाइम को आता है, तो फिर क्या होता है हमारे पास एक ये क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट ऐसे स्टेट है जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, और जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। और ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग रिएक्शन मिक्सचर से कभी भी नहीं निकाल सकते। जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है उसको हम निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। इंटरमीडिएट की एनर्जी कम होती है, इसको हम रिएक्शन से निकाल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को हम कभी भी नहीं निकाल सकते, या फिर हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे सकते हैं, और इसके बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर हम लोग बात करें, इसकी एनर्जी कम होती है, आइसोलेट भी किया जा सकता है। जब कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो काफ़ी करीब आ जाता है। जब वो करीब आते हैं तो उस मोमेंट पे देखो, जब वो दूर थे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज थी, लेकिन जब वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं और रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। एक हाई एनर्जी का कंपाउंड होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स हमारे पास बन जाते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत एनर्जी बैरियर होता है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कहते हैं, ठीक है। अब इस मोमेंट पे क्या हो सकता है, या तो प्रोडक्ट बन सकता है, दोबारा हम रिएक्टेंट की फॉर्म में जा सकते हैं। अगर हम लोग रिलेशनशिप देखें एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन के रेट, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन तेज़ी से हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स के पास अच्छी खासी एनर्जी, फ़ौरन रिएक्ट करेंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास तो सक्सेसफुल कोलिजन करने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो पार्टिकल्स अच्छे से कोलाइड करेंगे, एनर्जी जो है वो रिएक्शन बहुत तेज़ होगा, और यही आर्हीनियस इक्वेशन भी हमें एक्सप्लेन करती है। तो बच्चों, यहाँ पे ना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जिनको हम लोगों ने स्टडी करना है। हम लोग ना इन ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। पहले हम लोग ये वाला ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये वाली जो हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन की प्रोग्रेस को देख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखना पोटेंशियल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड, ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे, ये प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो क्या है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। तो अगर हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने हैं तो हमें ये डेल्टा एच जो एनर्जी है ये निकालनी पड़ेगी, एक्सट्रीट करनी पड़ेगी। यानी कि कौन सा रिएक्शन हुआ, ये एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज़ हो रही है। अच्छा, ये वाली जो जगह है ये बेसिकली यहाँ पे एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास कैटलिस्ट नहीं है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कैटलिस्ट के बगैर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, लेकिन अगर हमारे पास कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें बहुत कम देनी पड़ेगी, और ये सारा कुछ है कैटलिस्ट। लेकिन अब एक बात नोट करो कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हर हालत में एक्टिवेशन एनर्जी जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों से हमेशा ज़्यादा ही होगी। अब यहाँ पे हम लोग दो एक्सो रेंडो रिएक्शन को ना हम लोगों ने देखना है ध्यान से। अब आप देखो एक्सोथर्मिक को देखो। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की कम होती है। और अच्छा, डेफिनेशन जो हमारे पास रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ये एक बार याद रखो, ठीक है। और जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में डिफरेंस है उसको हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी हाई है, यानी कि इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, इसने एनर्जी जो ली वो डेल्टा एच की फॉर्म में थी, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन है, बल्कि एक ही बेसिक रिएक्शन है। अब जब वाटर इस तरह से बनना है ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी ये सारी रिलीज़ होनी है। अब क्या होगा, हमारे पास इंथाल्पी का चेंज बिल्कुल सेम रहेगा इन दोनों रिएक्शंस में, एंडो एंड एक्सो, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट रहेगी। एंडो की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, एक्सो की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ये चीज़ हमें ग्राफ्स देख के पता चली, ठीक है। अब ये एक चीज़ हम लोगों ने हमेशा के लिए याद रखनी है, वो क्या है कि डेल्टा एच जो है ना वो हमेशा इक्वल आएगी एक्टिवेशन एनर्जी के
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और डेल्टा एच ज़्यादा भी हो सकती है एक्टिवेशन एनर्जी से, ये दोनों सिचुएशन है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच हमेशा कम आएगी एक्टिवेशन एनर्जी से, ये हमेशा हो गई। अच्छा, अगर हम लोग रेट की बात करें, रेट इन्वर्सली रिलेटेड है एक्टिवेशन एनर्जी के, लेकिन रेट डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर के, और ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन है जिसमें नेगेटिव स्लोप मल्टीप्लाई बाय 2.303 आ रही है। हमारे पास एक फिक्स इक्वेशन है, आर्हीनियस इक्वेशन से हमने इसको डिराइव किया है।